हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है परागकण। तो परागकण हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है टॉपिक, जो बहुत ही सरल है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो मिलते हैं वीडियो में। तो ये देखिए परागकण की संरचना। तो ऐसे होती है परागकण की संरचना। तो मैं आपको अभी बना के भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं पहले आपको बुक में दिखाई दे रही हूँ, फिर मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा दूंगी, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये लघु बीजाणु व परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतया एक कोशिकीय आगुणित अंडाकार तथा दो स्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती है। तो इसके बाद में आप चित्र बनाएंगे। तो चित्र के अंदर है, सबसे पहले जो यहाँ पे बताया गया, ये देखिए, ये होती है रिक्तिका। और जो सबसे बाहर वाला जो ये आवरण होता है, इसको कहते हैं बाह्य आवरण। और जो इसके अंदर गोल गोल होती है, जो सबसे अंदर होती परत, उसको कहते हैं अंतःचोल। और जो बाहर उभरी हुई संरचना होती है यहाँ इसी गोल के अंदर, तो इसको कहते हैं जनन छिद्र। और जो यहाँ पे जो कोशिका दिखाई गई है, इसको कहते हैं जनन कोशिका। और जो यहाँ पे केंद्रक होता है, तो इसको कहते हैं नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक। और जो यहाँ बिंदु टाइप में है, तो इसको कहते हैं पराग नलिका कोशिका। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्रायः परागकणों का अमाप 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटे आकार के परागकण मियोसोटिस एल्पेस्ट्रिस कहलाते हैं या होते हैं। तो इसका जो अमाप होती है वो 10 माइक्रोमीटर होती है। तथा सबसे बड़े आकार के जो परागकण होते हैं उन्हें कहते हैं मिरेबिलिस जलापा, जिसकी अमाप 200 माइक्रोमीटर होती है। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ अपने नोट्स से, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए, ये है मेरी नोट्स। तो जो हमारे सर ने हमें पढ़ाया, तो हमने नोट्स बनाए थे, तो ये वही नोट्स है। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो परागकण की जो संरचना होती है, तो जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और जो अंतःचोल होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो फिर मैं आगे बताती हूँ जनन छिद्र। जनन छिद्र अभी आपको मैंने चित्र में दिखाया था, तो मैं यहाँ चित्र में दिखा देती हूँ आपको। तो ये वाली, इसको कहते हैं जनन छिद्र। ये देखो मैंने दिखाया हुआ है जनन छिद्र। तो यहीं हम जनन छिद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जनन छिद्र में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो जनन छिद्र परागकण के बाह्य स्तर पर उपस्थित होता है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया भी। जब परागकण वर्तिकाग्र भाग पर गिरते हैं, तो जनन छिद्र से पराग नलिका विकसित होती है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बाह्य चोल जो होता है, यह बहुत ही प्रतिरोधक क्षमता स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन का जैविक अपघटन नहीं होता है, यह हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। यह पदार्थ नष्ट नहीं होता है। तो वो मैंने आपको अपने नोट से पढ़ाया, और अब मैं आपको बुक से पढ़ाने जा रही हूँ। तो बुक से भी आप पढ़ लीजिए, आपको दोनों से पढ़ेंगे ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं आगे बताती हूँ। तो जो बाह्य चोल होता है, यह मोटा व खुरदरा होता है। यह एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यह कैरिटोनाइट का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। इस पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और आपको याद रहेगा ये रंग। तो रंग की वजह से क्या पता आपको वर्ड भी याद आ जाए। तो फिर आपको मैं पढ़ाती हूँ आगे। तो जो परागकण का रंग जो होता है वो कैरिटोनाइड ऑक्सीकारक बहुलक के कारण होता है। और फिर जो बाह्य चोल होता है, तो उसका सरलता से भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है, अर्थात स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण में उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किसके कारण होती है, वो स्पोरोपोलेनिन के कारण होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो वर्ड कैरिटोनाइड ऑक्सीकारक बहुलक, ये परागकण के रंग में सहायक होते हैं। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो परागकणों में उच्च प्रतिरोधक क्षमता को मतलब रखता है। तो आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद याद रखना है कि जिसके कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये देखिए अंतःचोल के बारे में अपनी पहले नोट से पढ़ा देती हूँ, फिर आपको बुक से पढ़ा दूँगी, आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अंतःचोल में आप लिखेंगे कि अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है वो एक केंद्रक होता है, जो दो भागों में बंटता है। पहला जो होता है वर्धी केंद्रक, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं जनन केंद्रक। तो जनन केंद्रक जो होता है वो सूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण दो कोशिकाएँ बनती हैं। तो दो कोशिकाएँ जो बनती हैं उससे नर युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद मैं आपको बुक से बता देती हूँ। तो बुक में क्या लिखा है, तो ये अंतःचोल जो होता है यह पतला व कोमल झिल्ली सदृश होता है, और इसके अपोजिट जो बाह्य चोल होता है वो मोटा व खुरदरा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंतःचोल है वो पतला व कोमल झिल्ली सदृश होता है।
और आगे क्या इसमें पढ़ना है तो यह है कि यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहता है और यह मुख्यतः पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो अंताचोल जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, जबकि जो बाह्यचोल होता है, ये वाला बाह्यचोल, तो वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन के कारण। तो आपको दो वर्ड याद रखना है कि स्पोरोपोलेनिन का बाह्यचोल बना होता है और अंताचोल जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो अंतःचोल के अंदर आपको आगे पढ़ना है। तो बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। प्रायः द्विबीजपत्री परागकणों में 3 जनन छिद्र एवं एक बीजपत्री में 1 जनन छिद्र पाया जाता है। परागकण अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक अतिवृद्धि परागनली के रूप में बाहर निकलती है। तो परागकण के केंद्रक में संघनन कोशिका द्रव्य, एक बड़ा नलकीय केंद्रक, रिक्तिका, जनन कोशिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये देखिए जनन छिद्र जो मैंने अंडरलाइन की, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए जनन छिद्र से परागकण बाह्य स्तर पर उपस्थित होता है। जब परागकण वर्तिकाग्र भाग पर गिरते हैं तो जनन छिद्र से पराग नलिका का विकसित होती है। तो मैं दिखाती हूँ केंद्रक। तो जब परागकण परागकोश से निकलता है तो परागकण का केंद्रक विभाजित हो जाता है तथा विभाजित होकर जो 2 केंद्रक का निर्माण करता है। पहला है जनन केंद्रक, दूसरा है वर्धि केंद्रक। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जनन केंद्रक है। तो जनन केंद्रक विभाजित होकर नर युग्मक का निर्माण करता है और दूसरे में वर्धि केंद्रक। तो वर्धि केंद्रक लिखेंगे कि वर्धि केंद्रक आकार में बड़ा होता है, जबकि जनन केंद्रक वर्धि केंद्रक की अपेक्षा छोटा होता है। तो आपको कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परागकण की संरचना। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको किताब में दिखाती हूँ। तो जब आप परागकण की संरचना हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आपको ये इतना लिखना होगा और फिर चित्र बनाना होगा, और उसके बाद आपको ये इतने पॉइंट लिखने होंगे कि परागकण की अमाप 20 से 50 माइक्रोमीटर होती है। सबसे छोटे आकार के जो परागकण होते हैं उन्हें मियोसोटी सेल्पेस्ट्रिस कहते हैं, इनका अमाप 10 माइक्रोमीटर होता है। तथा सबसे बड़े आकार के जो परागकण होते हैं उन्हें मीरे बिलिस जलापा कहते हैं और इनका जो अमाप होता है वो 200 माइक्रोमीटर होता है। इतना लिखने के बाद आपको बाह्यचोल हेडिंग डालनी है, फिर उसके अंदर आपको इतना लिखना है। उसके बाद अंतःचोल हेडिंग डालनी है, उसके बाद इतना लिखना है। उसके बाद आप केंद्रक हेडिंग डालेंगे, फिर आपको इतना लिखना है, मैंने आपको सब बता दिया है। और उसके बाद आपको जनन छिद्र हेडिंग डालनी है और फिर आपको ये इतना लिखना है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपको चित्र बता देती हूँ। तो मैं परागकण की संरचना आपको तो ऐसे आपको गोला बना लेना है, और जो इसकी दूसरी परत मैं बना रही हूँ इसमें आपको 3 ऐसे उठाने हैं, यानी कि जैसे मैंने उठाया है तो आप ऐसे करते जाएंगे और 3 जगह ऐसे उठाना है आपको। और उसके बाद आपको ऐसे करके करना है। ये तो ये आपका हो गया अंतःचोल, क्योंकि देखिए यहाँ अंदर वाली परत से मैंने ये लाइन खींची है। तो ये हो गया अंतःचोल, और जो ये वाली है ये देखिए मैंने बाहर से खींचा है तो इसको कहेंगे बाह्यचोल। और जो ये है इसको कहेंगे रिक्तिका। और जो ये मैंने खींचा है इसको कहते हैं जनन छिद्र। और जो ये है इसको कहेंगे नली केंद्रक। नली केंद्रक या वर्धि केंद्रक।
इसको कहेंगे जनन कोशिका। और जो ये लास्ट है ये बिंदु टाइप में, इसको कहेंगे पराग नलिका कोशिका। तो ये चित्र हमारा रेडी हो गया। तो मेरी आर्ट थोड़ी कम अच्छी है, तो अगर आपकी आर्ट अच्छी होगी तो आपसे और बन जाएगा, और अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी अच्छा बनेगा और मेरा भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।